आज के कक्षा में हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हमारी पृथ्वी जो है किस प्रकार से ऊष्मा संतुलन किए हुए है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर जितनी मात्रा में सौर ताप प्राप्त होती है उतनी ही मात्रा में हमारी पृथ्वी जो है उस सौर ताप को, उस सौर ऊष्मा को जो है अंतरिक्ष में लौटा देती है, जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी ना अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है और ऊष्मा संतुलन बना हुआ रहता है और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो चलिए समझते हैं इसको हम। मान लीजिए कि हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 100 यूनिट जो है सनलाइट प्राप्त होता है। ये सन है, ठीक है। देखिए, इतना आप इस बात को जान रहे हैं कि यदि हमारी पृथ्वी पर सौर ताप प्राप्त होती है तो इसका मतलब है कि पहले उस सौर ताप को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक बहुत ही मोटी परत है। उस तो सनलाइट वायुमंडल से होकर गुजरती है तब ये पृथ्वी पर पहुंचती है। तो जो मान लीजिए कि ये सन है और हमारे वायुमंडल के जो ऊपरी सतह है उस पर 100 यूनिट जो है सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब देखिए, इस 100 यूनिट है उसमें से 35 यूनिट ऊर्जा जो है ये सीधे परावर्तित हो जाती है, ये सीधे अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है सौर प्रकाश, ये 27 यूनिट जो है बादल के द्वारा सौर प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है। धूल कण के द्वारा 6 यूनिट और जो बर्फ की सतहें हैं उसके द्वारा 2 यूनिट जो है सनलाइट को सीधे अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। मतलब जो 35 यूनिट है वो 35 यूनिट सौर प्रकाश सीधे परावर्तित हो जाती है और इस तीनों को जो है एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो का मतलब है कि कोई सतह जो है कितनी मात्रा में सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो जो बादल है, जो धूलकण है और बर्फ है, ये तीनों जो है सनलाइट को सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। अब बचा 65 यूनिट। 100 यूनिट में से 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया, अब बचा 65 यूनिट। तो इस 65 यूनिट सौर ऊर्जा में से 14 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए, हमारे जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, धूलकण है, जलवाष्प है। ये सभी जो है लगभग 14 यूनिट सौर ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेते हैं, सौर ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। अब बचा 51 यूनिट। जो 51 यूनिट ऊर्जा जो है ये पृथ्वी इस ऊष्मा को सोखती है, इस ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है 51 यूनिट ऊर्जा को, और इसी से हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म होती है। जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद हमारी पृथ्वी खुद ऊष्मा को छोड़ने लगती है, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो जो पार्थिव विकिरण है, ये जो पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी छोड़ रही है वो किस प्रकार से ऊष्मा को छोड़ती है इसको समझिए। देखिए, 51 यूनिट को 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए, 17 यूनिट और
34 यूनिट। 17 यूनिट जो है, जो उष्मा है, पृथ्वी से जो उष्मा निकल रही है वो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, 17 यूनिट उष्मा जो है अंतरिक्ष में सीधे वापस चली जाती है। और जो 34 यूनिट है, ये 34 यूनिट जो है वायुमंडल में जाती है, पार्थिव विकिरण के रूप में ही जो है वायुमंडल में जाती है। और जो वायुमंडल में जो अन्य गैसें हैं, धूलकण है, जलवाष्प हैं, ये सभी इसका अवशोषण करने का काम करते हैं। तो इसमें संवहन के द्वारा जो है 9 यूनिट जाता है। संवहन प्रक्रिया के द्वारा 9 यूनिट उष्मा जाती है। विकिरण के द्वारा 6 यूनिट और संघनन की गुप्त उष्मा के द्वारा 19 यूनिट। मतलब कि जो पार्थिव विकिरण के रूप में जो उष्मा निकलती है, 17 यूनिट डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है और 34 यूनिट जो है ये वायुमंडल में चला जाता है। अब जो ये वायुमंडल में जो भी अवशोषण का काम होता है उष्मा का, उसका धीरे धीरे जो है उस उष्मा को अंतरिक्ष में रिटर्न कर दिया जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। इससे क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जितनी मात्रा में उष्मा पहुंची, उतनी ही मात्रा में उष्मा को अंतरिक्ष में लौटा दिया गया, जिससे कि हमारी पृथ्वी ना अधिक गर्म होती है और ना ही हमारी पृथ्वी अधिक ठंडी हो पाती है। तो देखिए, हमारे वायुमंडल से में जो अवशोषण का काम होता है वो 14 यूनिट, तो ये आपका 14 यूनिट हो गया, आपका सौर उष्मा के रूप में अवशोषण किया जाता है वायुमंडल में। जो सौर ताप जो पहुंचती है उसमें से 14 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित करता है और जो 34 यूनिट है वो पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। एक बार और समझ लीजिए, 14 यूनिट जो है ये सौर उष्मा है, सौर ताप के रूप में अवशोषण होता है और 34 यूनिट जो है वो पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में अवशोषण होता है। इस तरीके से टोटल 48 यूनिट जो है ऊर्जा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम आपको एक चार्ट बना दिए हैं, जिससे कि आप इसका तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। उस फिगर का जो हम आपको समझाए उसको हम एक चार्ट के रूप में यहाँ बना दिए, जिससे कि आपका तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि 100 यूनिट ऊर्जा जो है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पड़ती है। कुल आवक सौर ऊर्जा जो है वो 100 यूनिट है। ठीक है, अब इसमें से 35 यूनिट जो है ये डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है, एल्बिडो के कारण परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अब 35 यूनिट हो गया। वायुमंडल द्वारा जो अवशोषण होता है वो 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषण होता है और 51 यूनिट जो है पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषण होता है। मतलब कि टोटल जो 65 यूनिट बच रहा है, उस 65 यूनिट में से 51 यूनिट धरातल के द्वारा अवशोषित होता है, जबकि 14 यूनिट जो है वो बादल के द्वारा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए, 65 और 35 100 यूनिट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद समझिए, ये हुआ अवशोषण का काम। अब उसके बाद इस उष्मा को इसको वापस अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो देखिए, जब पृथ्वी गर्म हो गई तो पृथ्वी खुद हीट छोड़ने लगती है, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो उस पार्थिव विकिरण में से 17 यूनिट जो है डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है, सीधे अंतरिक्ष में चला गया। और
इसमें से जो 34 यूनिट है, ठीक है, 34 यूनिट वायुमंडल में पहुंचता है पार्थिव विकिरण के रूप में, और 14 यूनिट जो है वो सौर ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया गया है। तो टोटल वायुमंडल में जो है 48 यूनिट ऊष्मा पहुंचती है, और इस ऊष्मा को जो है धीरे धीरे वायुमंडल के द्वारा ही अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। ऊष्मा 100 यूनिट खत्म हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए तो 35 यूनिट तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, सीधा ये रिफ्लेक्ट हो जाता है 35 यूनिट सौर ऊष्मा। 17 यूनिट जो है ये पार्थिव विकिरण के रूप में डायरेक्ट अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, और 48 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा मुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये 100 यूनिट हो रहे हैं। 100 यूनिट ऊष्मा पृथ्वी पर आई, मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा मिली और 100 यूनिट ऊर्जा चली भी गई। इस तरीके से बैलेंस बना हुआ रहता है पृथ्वी पर, और ना पृथ्वी अधिक गर्म हो पाती है और ना ही पृथ्वी अधिक ठंडी होती है, और यहाँ जो है जीवन संभव हो पाता है। देखिए आप जो हैं जब किसी टॉपिक को आप वीडियो से समझते हैं तो इसके बाद आप उसी टॉपिक को अपने बुक पर भी पढ़िए, उस टॉपिक को बुक पर सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आके आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और जब हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा जलवायु वाला, तो पिछले 5 से 7 साल में जितने भी प्रश्न इस यूनिट से पूछे गए हैं हम सब क्वेश्चन को आपको सोल्व भी करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया बैठेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को यूपीएससी पूछती है, ठीक है। आप पीवाईक्यू को भी सोल्व करने के लिए सीखिएगा, और आपको आइडिया भी बैठ जाएगा कि हमको किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जो है जो भी पढ़िए उस टॉपिक को आप ज़रूर अपने बुक पर पढ़िए, इससे आपका से मजबूत होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।